एक बार फिर से आपका स्वागत है सॉल्यूशन वाला की इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपसे चर्चा कर रहे थे एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर हुए एग्जाम्स की। तो आज हम बात करेंगे 2 दिसंबर 2022 की दूसरी शिफ्ट। देखिए क्या है पहली शिफ्ट का क्वेश्चन, ये दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन इन दिस आवर, टाइम दे दिया उसका और डिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 125 वाई क्यूब माइनस 1 किलोमीटर। स्पीड पूछी है। देखिए क्या करना है, देखिए आपको ये तो पता है कि स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, देखिए डिस्टेंस का क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया है 125 वाई क्यूब माइनस 1 और टाइम दिया गया है 5 वाई माइनस का 1। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 वाई का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 5 वाई माइनस 1। अब मुझे ये दिखाई देता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हुआ ए माइनस बी और ब्रैकेट में यहाँ होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। ठीक है, यानी कि ये टर्म इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब आप ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखिए क्या यहाँ पर होगा 5 वाई माइनस 1, 5 का ये 25 वाई स्केयर प्लस का 1 प्लस 5 वाई और ये होगा 5 वाई माइनस 1। तो ये टर्म यहाँ से कैंसिल और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ का राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है कि एक क्लास है जिसके अंदर कुछ छात्र हैं और प्रत्येक जो छात्र है, मान लीजिए एक पहला छात्र है उसके पास 2 टॉफियां हैं। क्या कह रहा है, पहला छात्र है उसके पास हैं 2 टॉफियां। इसी प्रकार जो है दूसरा छात्र है उसके पास हैं 4 टॉफियां, तो तीसरा है उसके पास हैं 6। इसी तरह से सभी छात्रों के पास अपनी संख्या का क्या है, ये डबल डबल टॉफी है। तो 25 में के पास कितनी होंगी, मतलब पहला अगर छात्र है उसके पास 2 हैं, फिर दूसरे के पास 4, मतलब जो भी उसका नंबर है सीक्वेंस के अंदर उससे डबल उसके पास क्वांटिटी के अंदर टॉफियां हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 25 में के पास कितनी है, 50। ठीक है, अब पूछता क्या है कि तो टॉफियों की कुल संख्या निम्नलिखित में किससे विभाजित हो सकती है। देखिए क्या करना है, यहाँ पर आपको आपको ये अगर मिल जाए कि टोटल टॉफियाँ कितनी हैं, कैसे निकालेंगे, ये 2 4 6 8 और ये 50 तक। अब ये आप देखें तो ये क्या है, सम ऑफ इवन नंबर्स है। सम ऑफ इवन नंबर्स, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि ये एपी है। या तो एपी के सम से आप फॉर्मूला निकाल लीजिए, या फिर सम ऑफ इवन नंबर का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो n इंटू एन प्लस 1। तो ये क्या होगा 25। तो ये अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं आप, या तो आप यहीं से देखिए कि 25 छात्र हैं तो 25 ही होगा n, या फिर आप एक सीरीज के अंदर देखिए नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, जो है लास्ट माइनस फर्स्ट, और जो भी पहली 2 टर्म्स होती हैं यानी सेकंड माइनस फर्स्ट उसका डिफरेंस प्लस 1, यानी ये लास्ट करेंगे 50 माइनस 2 48 48 और इनके दोनों का डिफरेंस हुआ 2, 48/2 और प्लस का 1 25, तब भी 25 आता। या क्वेश्चन से देखिए 25 यहाँ 25 गुना ये n प्लस ये 26। अब देखो ये आप प्रोडक्ट करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ये टर्म से पूछे कि किस किस से डिवाइड होगा। अब देखो यहाँ ये 5 और इसके अंदर 13 है, 13 दूनी 26, यानी कि ये ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। 11 इसमें है ही नहीं तो ऑप्शन ये कैंसिल, ऑप्शन एलिमिनेशन से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, पराजित होने वाला उम्मीदवार को पड़े हुए वैध मतों का, देखिए वैध मतों की बात करता है, उसका 42% हासिल किया है और वह इतने मतों से चुनाव को हार गया। यदि 82,560 मतों को अमान्य यानी कि इनवैलिड घोषित कर दिया गया तो 20% लोग ऐसे थे जो मतदान करने नहीं गए। ठीक है, अभी तक की बात क्या है, इसके अंदर एक चुनाव होता है जिसके अंदर एक जो लूजर है उसको जो वैलिड वोट है उसका 42% मिलता है। फिर क्या करता है, और ये बंदा या तो हारा या मैं कहूँ कि दूसरे वाला जीता, उनका जो डिफरेंस है वो दिया गया है इतना 7,68,400। ठीक है, फिर कहता है कि अगर 82,560 मत हैं जो अमान्य अमान्य यानी कि इनवैलिड है, अगर 100% रहे होंगे उसमें से इतने वोट जो हैं इनवैलिड हैं। ठीक है, फिर पूछता है तो अमान्य मत लोगों द्वारा हारा गया डाले गए मतों के कितने प्रतिशत होगा। मतलब क्या कहता है कि जो
इनवैलिड वोट्स हैं, इनवैलिड वोट्स हैं तो अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए, और जो लोगों ने कास्ट नहीं किए वोट उसका कितने प्रतिशत है। देखिए बात ये है यहाँ पर कि एक तो हमें पता करना पड़ेगा कि इनवैलिड वोट्स जो हैं इसने दिए हैं इतने, ये कितना परसेंट है जिन्होंने वोट नहीं डाला। अब जिन्होंने वोट नहीं डाला वो है 20%, यानी कि इस 20% की मुझे नंबर के अंदर वैल्यू चाहिए, तो मैं इस 20% को कैलकुलेट करूँगा और फिर वहाँ यहाँ रखकर उसकी परसेंटेज के अंदर वैल्यू बता सकता हूँ मैं क्या है। देख करेंगे क्या भाई, मान लो कि ये 100% वोट थे, या मैं कह दूँ 100 के वोट थे, 100% वोट थे या 100 के कोई कॉन्स्टेंट मान लिया अभी इसका मल्टीपल को, ठीक है। फिर कहता है कि इससे क्या है 20% लोग ऐसे हैं जो मतदान नहीं करने गए, यानी कि 20 के मतदान नहीं करने गए बच्चे 80 के, इस 80 के ये क्या है जो वोट डाले गए हैं, कास्टेड वोट है, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है कि इतने मत हैं जो अमान्य हैं, अगर मैं ये क्या होंगे कास्टेड वोट होंगे। अब इसमें से अगर मैं इतने 82,560 घटा दूं, अब ये टर्म क्या बन गई, ये पूरी टर्म बन गई जो इनवैलिड हटा दिए मैंने, तो ये बन गई वैलिड वोट। अब इसने कहा था कि जो उम्मीदवार है उसे वैलिड मतों का 42% मिला है। देखिए क्या होगा, अगर एक लूजर है एक विनर है, इसने कहा कि लूजर को मिले हैं 42% वैध मत होगा, और उसे कितने मिले हैं 100 माइनस करेंगे आप 58% इसे मिले। यहाँ डिफरेंस कितने में हुआ 16% का। परसेंटेज में वैल्यू इतनी है, नंबर में चाहिए तो मैं इसकी 16% कर दूं, और ये वैल्यू उसने दी गई है जो भी डिफरेंस रहा होगा 8 और ये 400। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करिए, 16 पर काटेंगे, 16 चौक 64, 8 और ये फिर 0 और ये 25 इतने, और ये 2 0 यहाँ, तो 48 0 25 0 0, और ये यहाँ प्लस का है तो यहाँ ये माइनस का यहाँ प्लस आएगा, तो 80 के की जो वैल्यू होगी वो रहेगी, प्लस कर दीजिए 0 6 5 2 8 0 6 0 1 5 8 8 4, और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी इस 20% यानी कि 20 के की, ये इसका 1/4 है तो आप इसका भी 1/4 कर दीजिए। 1/4 करेंगे तो 1 2 2 1 और फिर ये 2 और ये 6 और ये 5 इतना। अब ये 20% की मेरे पास वैल्यू आ गई नंबर के अंदर। पूछा क्या है, ये आया क्या है, जो है ये इनवैलिड, जो लोगों ने वोट नहीं डाले। इसका कंपैरिजन करना है कि इसका कितने परसेंट रहा है, ये वाली जो इनवैलिड वोट्स थी 82,560, ठीक है। परसेंटेज के लिए आप 100 से गुणा करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर ऑप्शंस देखिए कैसे हों, कैलकुलेशन के लिए ऑप्शन का सहारा लीजिए। देखिए क्या है, अगर मैं सिर्फ यहाँ पर 12,000 ही ले लूँ तो 12 और यहाँ कर दूँ मैं अप्रोक्सीमेशन लगाइए 8, तो 12 6 72 और 12 7 80, यानी कि 6 के आसपास पॉइंट होगा, तो ऑप्शन नंबर 6 की तरफ, ऑप्शन नंबर डी 6.8 की तरफ आप जा सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन दूर दूर थे तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे, अगर ऑप्शन करीब है तो आप पूरी कैलकुलेशन करिए, या फिर यूनिट डिजिटल सम या मल्टीपल इनका यूज़ कर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आपसे कहा गया है फाइंड द वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स ऑफ द वेट बीइंग कोरस्पॉन्डिंग नंबर। मतलब क्या कहता है कि आपको निकालना है वेट ऑफ अर्थमेटिक मीन। अब ये क्या होता है, वेट ऑफ अर्थमेटिक मीन का एक फॉर्मूला है आपके पास, समीशन i इक्वल टू n, नेचुरल नंबर की बात करता है तो i की वैल्यू यहाँ n 1 से लेके n तक, wi ni अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्व। देखा अर्थमेटिक मीन का मतलब ही एवरेज है, तो समीशन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ कितनी होंगी i इक्वल टू, नेचुरल नंबर की बात करता है तो इतने तक और i। अब बात क्या हुई पहले नेचुरल नंबर्स की, तो आप क्या करेंगे, अगर पहला 1 है यहाँ पर रखिए 1 गुना 1, फिर 2 गुना 2, फिर 3 गुना 3, इसी तरह से ये क्या होगा नेचुरल नंबर तक n गुना n। नीचे क्या बनेगा, ये
एक, फिर 2, फिर 3 और फिर ये इसी तरह से n तक। अब ये क्या बन गया, 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा और ये n का स्क्वायर। ये क्या बन गया आपका, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, और नीचे क्या बन गया, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू का 2n प्लस 1 बाय 6, और इसके बटे में भी क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। ये 2 से ये 3 यहाँ, इस n से ये और इससे ये खत्म, तो आपके पास 2n प्लस 1 बाय 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि एक द साइड्स फॉर ट्रायंगल आर इन दिस रेशो। ट्रायंगल का आपको टाइप बताना। देखिए क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, अगर एक त्रिभुज दी गई है जिसकी रेशो दी गई है 4, 6 और 8, इसे और सिंप्लीफाई 2, 3 और 4। अब देखिए जब भी आपको ये पता करना है कि किस तरह की त्रिभुज है, ट्रायंगल है, तो आप क्या करते हैं, जो भी इस बड़ी जो साइड है उसका स्क्वायर करिए 16, 4 का स्क्वायर 16, उसका रिलेशन देखिए आप इन दो से क्या कैसा है, इन दोनों के स्क्वायर के से कैसा है। अगर मैं यहाँ करूँ इसका, ये 4 स्क्वायर, ये 9, 13, 13 कैसा है, छोटा है, यानी कि 16 बड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक अक्यूट है, एक क्या होगी, ये बड़ी अधिक कोण ऑब्टयूज एंगल होगी, ऑप्शन नंबर डी। अगर ये इक्वल आ जाता तो समकोण त्रिभुज, छोटा आता सम तो न्यून कोण त्रिभुज से आप एक्यूट एंगल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक अर्धगोला है, एक हेमिस्फीयर है जिसका व्यास दिया गया है डायमीटर 28 है, तो आपको बताना है इसका आयतन क्या होगा। देखिए जो भी हेमिस्फीयर होता है या अर्धगोला है उसका आयतन का फॉर्मूला रहता है 2/3 पाई आर और क्यूब। बस आपको फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है 2/3 पाई 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ से होगी ये 14 गुणा 14 गुणा 14, ये आप काटेंगे 2। अब आप ये बात समझिए, या तो इससे पूरे से मल्टीप्लाई करिए, या फिर ये देखिए यहाँ पर ये 3। अब ऑप्शंस की तरफ चलें, आप आंसर ही निकालना होगा अगर आपको, तो पूरा कैलकुलेट करिए, या फिर यहाँ पर ये 3 दिख रहा है यानी कि ये 1/3 करेगा। अब आप एक बात समझिए, अगर 1/3 करूँगा तो क्या 0, मैं क्या लिखता हूँ इसे 0.33, फिर 1/2 करूँ तो 0.66, फिर 3/3 कर दूँ तो क्या देख जाएगा 1, फिर मैं 4/3 कर दूँ फिर 1.33, फिर 5/3 कर दूँ तो ये 2.3 1.66 कुछ ऐसा देख जाएगा। मतलब की बात ये हुई कि हर बार या तो 33 पॉइंट में बनाएगा ये 3, या फिर 66 बनाएगा। अब यहाँ ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपके पास बचा कि इस 3 से आप निकाल सकते हैं कि क्या आंसर रहेगा। इस 3 की एक प्रॉपर्टी आपको ये पता लग गई, ये पॉइंट के अंदर जब भी डिवाइड करेगा इससे, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट बनाएगा जो 0.33, 0.66 इस तरह के पॉइंट ये बना कर जाएगा, क्योंकि और कोई तो डिविजिबल नीचे कुछ है नहीं, तो यही प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अलजेब्रा से क्वेश्चन है आपके पास। देखो x प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इक्वल दे रखा आपको 5। अगर मैं यहाँ से और यहाँ देखूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइड में दिया गया है एक्स का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, यानी कि और ऑप्शंस के अंदर है वाई की मतलब वाई को बचा के रखना है, तो क्या करेंगे। देखो मेरे को यहाँ पर वाई स्क्वायर चाहिए और एक्स स्क्वायर चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ से आ सकता है कुछ, यहाँ एक्स स्क्वायर कर दूँ और ये वाई स्क्वायर बाई एक्स, ये 5, तो ये x यहाँ आएगा 5x, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो तो क्या आएगा 5x, तो ये और ये 7x, और इसके डिवाइड में क्या बचा है, अगर इसमें से भी मैं x कॉमन ले लूँ, नीचे x कॉमन ले लिए तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये x यहाँ से कैंसिल। अब ये यहाँ से इसकी वैल्यू मैं y के टर्म्स में निकाल दूँ तो यहाँ से होगा
ये इधर जाएगा और ये इधर, यानी कि माइनस का वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 5x। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, ऊपर था 7 और ये माइनस का वाई स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। देखिए भाई क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की है जिसे 2 गुणा करने पर इतने इतने से वो पूर्णतः विभाजित हो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। जब भी ये 2 गुणे की बात करता है तो आप ऑपरेशन लगाते हैं इसके रिवर्स। अब ऐसी कोई संख्या इनका एलसीएम ही होगी जो इनको पूरी तरह से डिवाइड करेगी, तो इनका एलसीएम आप निकाल सकते हैं। देखिए 32 तो आएगा ही, फिर आप देखिए 25 5 का स्केयर, क्या इसमें 5 है? नहीं, निकाल मतलब कि ये 25 आपको कंसिडर करना पड़ेगा। फिर है 18 9 गुणा 2, अब 2 इसके अंदर है तो 9 आपको लिखना पड़ेगा, तो 15 के अंदर 5 और 3 इसके अंदर है, 5 इसके अंदर है, ये कंप्लीट हुआ। अब आप क्या करेंगे, इसको और तोड़ लीजिए, 8 और 4 और ये 25 और ये 9। अब देखो यहाँ पर ये 72, 8 × 72 और 25 का 100, यानी कि 7200 इसका एलसीएम होगा। 7200 अगर एलसीएम है और जो भी यहाँ ऑपरेशन है उसका आप रिवर्स कर दो 2, तो 3600 वो संख्या होगी जिसे डबल करने पर, यानी कि ये करने पर 7200 बनेगा और 7200 इन तीनों से डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है, ए किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय अधिक लेता है, टाइम की बात करता है। तो देखिए अभी तक की क्या बात है, ए बी और सी का टाइम का रेशो अगर मैं बनाऊं तो इसने कहा कि ए जो है बी से तो डबल और सी से 3 गुना, तो मैं इसे 6 और ये डबल की बात करता है तो इसका यहाँ ये 3 और इससे 3 गुना तो ये 2, ये हुआ उनका टाइम का रेशो। और जब भी आगे क्या बात करता है, एक साथ मिलकर किसी कार्य को करते हैं, वे 8 दिन में वे 8 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। कार्य को पूरा करने में कर्मचारी एबीसी को कितना समय लगेगा, टाइम का ही रेशो पूछा है। तो क्या करेंगे भाई, एफिशिएंसी निकालिए आप। यहाँ पर एफिशिएंसी क्या होगी, 1/6 1/3 1/2, यहाँ से एफिशिएंसी का 6 1 2 और 3, ये आ गया इनका एफिशिएंसी का रेशो 1 2 और 3। अब टोटल वर्क अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई कर देंगे डेज से, तो एफिशिएंसी कितनी आई है इनकी टोटल, ये 3 3 6 और 8 दिन इन्होंने काम किया है तो 48 हो गया टोटल वर्क। अब पूछा क्या है, ए बी सी का टाइम का रेशो पूछा, कितने कितने दिन में कर देंगे, यानी कि क्या करना है आपको, टोटल वर्क को डिवाइड कर देना है इनकी एफिशिएंसी से। ए के लिए अगर मैं निकालूं, ए के लिए तो टोटल वर्क है 48 और एफिशिएंसी ए की कितनी है 1, तो 48 दिन में ये करेगा। अब देखो हर स्टेप के बाद आप आंसर चेक करने की कोशिश करो। देखो 48 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहीं तक आप करिए और बात खत्म है। 48 ऑप्शन बी में है, यही लगा दीजिए, चेक कर लीजिए। 48 बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 24, सी 48 फिर 3 16, क्या यही रेशो। बस आप हर स्टेप के बाद कुछ ना कुछ ऐसा करिए कि आप ऑप्शन चेक कर पाए, तो कर दीजिए। फिर देखिए क्या कहा गया है कि एक जो है क्यूब है, उसका जो है कर्व सरफेस एरिया दिया गया है इतना, ठीक है। आपसे पूछा गया है इसका क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। देखो क्यूब का जो कर्व सरफेस एरिया है उसका होगा फॉर्मूला 6a² इक्वल टू दे दिया इसने 8 6 4, 6 पे काटेंगे तो 1 और 6 चौका 24 और फिर 24, यानी ए की वैल्यू आ गई 12। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, 12 का क्यूब 17 28, 17 28 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, आपको कहा गया है कोसिकेंट ए माइनस कोट ए बराबर है 1/4 के, तो आपसे पूछा गया है tan ए की वैल्यू। देखो एक मुझे पता है कोसिकेंट स्केयर ए माइनस कोट स्केयर ए होता है 1 के क्यूब, और अगर मैं इसका फॉर्मूला खोल दूँ यहाँ पर कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, अगर मान लो ये मान लो ये दे देता यहाँ x, तो कोसिकेंट a माइनस कोट a क्या होता 1/x। ये बात मेरे को पता है। अगर यहाँ ये चीज़ मैं अप्लाई करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर इसको tan में बदलने के लिए या तो मैं साइन कोस में बदलूँ या इस प्रॉपर्टी का यूज़ करूँ।
कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस कोट ए की वैल्यू होगी 4। ये बात तो आप समझ पाए। अब कोसिकेंट ए, ठीक है। अब आप क्या करें कि इसमें से ये कोट ए यहाँ पर दिखाई देता है, तो इस कोट को बचा लेते हैं, इस कोसिकेंट को खत्म करेंगे। तो आप क्या करें, इसमें से ये जोड़ दो माइनस कोट ए, या घटाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, माइनस ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस करेगा 4 माइनस 1/4, तो ये 15/4, तो ये और ये खत्म, और इसने क्या बनाया 2 कोट ए, यहाँ से ये कोट यहाँ पर, ये 8, ठीक है। तो कोट ए की वैल्यू आ गई आपकी 15/8, और tan ए की वैल्यू चाहिए थी तो 8/15। या आप साइन को उसमें बदलें, फिर ट्रिपलेट कुछ देखें और बना सकते हैं, फिर भी आप या इस प्रॉपर्टी से बना लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये स्टडी ऑफ द फॉलोइंग चार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट इज चार्ट शो द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस P1 P2 P3 इन द डिफरेंट ड्रग्स ABCD, ठीक है। बात क्या कहता है कि 4 तरह की मेडिसिन है, उसके अंदर पर्टिकुलर सब्सटेंस है P1 P2 P3, ठीक है। अब आगे की बात क्या करता है, विच ऑफ द सब्सटेंस इज और आर मोस्ट यूज इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी इन ऑल ड्रग्स। इन जो ABCD ड्रग्स हैं, इनके अंदर कौन सा ऐसा केमिकल है या कौन सी ऐसा सब्सटेंस है जो सबसे ज़्यादा यूज किया गया है, मतलब उसकी क्वांटिटी बतानी है। देखो अब ये ड्रग्स दी गई हैं ABC, और ये क्वांटिटी दी गई है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ P1 की वैल्यू हर एक के अंदर चेक कर दो, P2 की, P3 की। अगर मैं P1 की वैल्यू चेक करूँ, यहाँ पर P1 की वैल्यू ड्रग्स A के अंदर P1 को दिखाया गया है यहाँ पर नीले से 5, और P1 जो है B के अंदर कितनी है 3, और P1 C के अंदर है 4, और फिर D के अंदर है 6। ये कितने हुए 18। इसी तरह P2 की वैल्यू, फिर P3 की वैल्यू। P2 की वैल्यू कितनी है, P2 की वैल्यू ऑरेंज कलर से 4, और ये 4 5 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, और फिर P3 की वैल्यू देखिए इस ग्रे कलर के अंदर 4, और फिर ये 3 7, और ये 12, और ये 16। तो P1 जो है सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर डी आपका रहेगा। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे कहा गया था टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ द वर्कर्स वर्किंग इन द 5 डिफरेंट फैक्ट्रीज। ये फैक्ट्रियों के नाम है और ये उतनी श्रमिकों की संख्या है। सभी फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों की आपको वैल्यू बतानी है। तो कुछ नहीं, इनका एडिशन कर दीजिए। ये 150 और ये 50 और ये इतना, ये 200, 220 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चावल की कीमत के अंदर 20% की कमी कर दी, ठीक है, और एक व्यक्ति को फिर जो है 450 रुपये में 50 kg अधिक चावल प्राप्त होते हैं। जब कमी हुई तभी तो जो है क्वांटिटी ज़्यादा मिली उसे, उतने ही रुपए हैं 450 ही, ठीक है। फिर आगे क्या करता है, चावल के मूल मूल्य बताना आपको पहले, जब कीमत इसकी घटी नहीं तो उससे पहले का मूल्य बताना। देखिए क्या कर रहे हैं, अगर आपको ये पता लग जाए कि पहले वो कितनी क्वांटिटी के अंदर चावल लगा था, तो आपको मूल्य दिया गया है जो उसके रेट है 450 रुपये उसकी जेब के अंदर है। अगर मैं उसका मूल्य निकाल लूँ, डिवाइड कर दूँ, तो प्रति केजी की वैल्यू निकाल दूंगा। देखिए कैसे करेंगे आप, अगर 20% का फ्रैक्शन क्या हुआ 1/5, ये क्या होता है ओरिजिनल, और ये चेंज जो भी उसने चेंज किया। अब ये इसने बात की 20%, ये क्या है प्राइस के अंदर है, कीमत के अंदर है, यानी कि ये पहले कीमत रही होगी, ये बाद में चेंज होकर घटी है। अब घटी है तो 4, यानी कि पहले क्या रही होगी कीमत 4, नहीं पहले 5 और अब क्या होगी 4, ये पहले और ये बाद में घटने के बाद, ठीक है। ये हुआ प्राइस। और जब सेम रुपए की बात करता है तो क्वांटिटी है जो प्राइस और क्वांटिटी के अंदर इनवर्स रिलेशन रहता है। तो यहाँ पर क्वांटिटी का रेशो क्या बनेगा 4:5। फिर क्या करता है, यही जो है इतने रुपए में 50 kg अधिक, जब ये अधिक या कम की बात करता है तो मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंस होता है। क्वांटिटी का डिफरेंस दिया गया है, यहाँ पर 1 की वैल्यू दी गई है 50, तो 4 की वैल्यू होगी 200, यानी कि ये पहले 200 kg चावल लेकर आता था कितने रुपए में 450 रुपये में। इसको डिवाइड कर दो भाई, ये 4 और ये 9, ये 4 दो तरफ काटेंगे तो
नहीं, पहले ये लेकर आता था 200 केजी कितने रुपए में, 200 केजी लेकर आता था पहले, ठीक है, 450 रुपये में। तो अब कितने लेकर आए, हमें किसकी निकालनी है, 1 केजी की। तो 1 केजी के लिए आप इसको 200 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 खत्म, और 4 और ये 9 करेंगे 2.25 रुपये, ठीक है। आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए क्या है, एक त्रिभुज दी गई है, ठीक है, ए बी सी, बी पर राइट एंगल है, बी ए बी की वैल्यू 7 दी गई है, सी ए सी माइनस बी सी की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, साइन सी की वैल्यू देखिए क्या कहता है। एक त्रिभुज है, बी के ऊपर 90 डिग्री, तो ये ए ये सी। फिर क्या कहता है कि जो ए बी है उसकी वैल्यू, ए बी है जो उसकी वैल्यू 7 है, और ए सी माइनस ये ए सी माइनस बी सी, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 1 सेंटीमीटर का। और आपसे साइन सी की वैल्यू पूछी है, देखिए क्या करेंगे। देखो अगर 7 है, यहाँ से अगर कोई ट्रिपलेट, अभी ने बात करी है राइट एंगल ट्रायंगल की, यानी कि ट्रिपलेट तो बनेगा ही उसमें। अगर आपको 7 से कोई ट्रिपलेट याद आता है तो आप लिख दीजिए क्या हो सकता है 7 से, 7 24 और 25 का, तो आप यहाँ पर 24 और 25 लिख दो, ठीक है। साइन सी की वैल्यू पूछेगा, साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या होगा 7 और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर ये 25 ये 24, इनका डिफरेंस भी एक है, तो 7/25 ऑप्शन नंबर ए आपका रहेगा यहाँ पर आंसर। अगर मान लो ट्रिपलेट नहीं याद है, ट्रिपलेट याद नहीं आता तो क्या करेंगे भाई, मान लो अब एक का डिफरेंस रखना है, और ये मुझे पता है कि ये हाइपोटेन्यूज है तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, मान लो इसे मैं x मान लूँ तो ये x+1 मानना पड़ेगा, डिफरेंस एक है। अब आप क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस लगा दो भाई, x+1 बराबर इसका स्केयर कितना होगा, इन दोनों के स्केयर के बराबर x स्केयर प्लस 7 का स्केयर 49, यहाँ से करेंगे x स्केयर प्लस 1 प्लस 2x बराबर होगा x का स्केयर प्लस का 49, x स्केयर से x स्केयर कैंसिल, और ये हुआ 249, ठीक है। ये उधर जाके माइनस का, यानी कि इसने बना दिया यहाँ पर 2x की वैल्यू दे दी इसने 48, x की वैल्यू आ जाएगी 24 यहाँ रख दो, ये 25, ये वैल्यूज आप निकाल पाएंगे पाइथागोरस लगाकर। नहीं तो ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप कर पाएंगे। तो फिर देखिए भाई क्या है, एक त्रिभुज दी गई है ए बी सी, बनाओ भाई ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी, उसके अंदर क्या बात करता है ये ए बी और सी, ठीक है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके अंदर ए बी बराबर है ए सी के, ये ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है। फिर बिंदु जो है ओ, वो बी सी पर इस पर बी सी पर इस प्रकार है कि ओ बी, ओ पॉइंट है यहाँ पर ओ, तो ओ बी बराबर होगी सी ओ के, ये दोनों उसमें बराबर है, ठीक है। फिर कहता है कि ओ डी रेखा ए बी पर लंबवत है। अब ओ ए बी ये रही, ये ओ रहा, यहाँ से कोई पॉइंट है डी, ये डी जो है यहाँ पर लंबवत है यानी कि 90 डिग्री। फिर बात करता है ओ ई रेखा ए सी पर लंब है, ओ ई है जो ए सी रेखा पर, ये रही ए सी रेखा, इस पर क्या है परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर ओ ई की बात करता है, तो ये परपेंडिकुलर आप खींच पाए। फिर क्या कहता है कि यदि एंगल बी ओ डी, बी ओ और ये डी था यहाँ, ये 60 डिग्री है, तो आपसे पूछा क्या है इन्हें, एंगल ए ओ ई, अब ये एंगल आप इस तरह से बनाएंगे ए ओ ई, ठीक है, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे भाई, देखो इसने क्या कहा कि ए, अब आप यहाँ देखो ये त्रिभुज थी ए बी सी, पहली बात करिए इसने ए बी बराबर है सी, यानी कि ये बराबर है इसके, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज है और यहाँ पर अगर मैं ये परपेंडिकुलर ये वाला डाल दूं तो यही क्या होगा, यही इसका मीडियन होगा, मीडियन भी यही होगा, एंगल बाइसेक्टर भी यही होगा, एंगल बाइसेक्टर, और यही क्या होगा इसका जो साइड है ये ए बी या ये बी सी, इसका बाइसेक्टर भी यही जो है यही वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यानी कि ये पूरा एंगल हुआ 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे आप आइए इस त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज बी ओ और डी के अंदर देखो, ये अगर यहाँ 90 है तो ये भी 90,
पूरा होगा ये 90 डिग्री। और ये 90 इस केवल इस त्रिभुज के अंदर देखो, ये एंगल जो है यहाँ 90 है, ये 60 है, 90 60 150। और ये वाला एंगल अगर मुझे मिल जाए इस छोटे त्रिभुज के अंदर, इस वाले त्रिभुज के अंदर, ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। अब फिर से आप बड़े वाले त्रिभुज के अंदर आओ, इसने क्या बात करी थी, ये वाली और ये वाली, ये 30 डिग्री आ गया मेरे पास, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है और समबाहु त्रिभुज है, यानी कि उन साइड के लिए वो एंगल भी बराबर होंगे। ये 30 है तो ये एंगल पूरा सी भी 30 डिग्री होगा, यानी कि ये मुझे मिल गया 30 डिग्री। ठीक है, अब फिर से आप आओ इस छोटे वाले त्रिभुज के अंदर, ये 90 है, ये 30 है, 120, ये कितना बना 60 डिग्री, पूरा कितना है 90 डिग्री, तो बचा कितना 90 माइनस 60 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा भाई अगर प्रॉपर्टियां आपको याद हैं त्रिभुज की। ठीक है, फिर कहता है कि ए बी सी और डी में 93,100 रुपये की संपत्ति साझा करनी है, यानी कि बांटनी है। ए बी का रेशो दे दिया, ए बी 1 2, फिर बी और सी का दे दिया, बी और सी का रेशो कितना दिया है 3 और 4, फिर सी और डी का दे दिया इसने 5 और 6। कुछ नहीं, आप रेशो निकाल दो भाई। अगर रेशो पता लग जाए, सी का हिस्सा बताना है तो क्या करेंगे भाई, ये 3 ये 5 ये 5 ये 2 ये 2 ये 4, तो ये कितना हुआ ये 15, ये कितना हुआ यहाँ पर ये 5 15 और ये 30, ये कितना हुआ 20 40, ये कितना हुआ 24 48। ठीक है, ये आ गया इनका रेशो। अब अगर पूछा किसका हिस्सा है, सी का हिस्सा कितना है 40, और इनका सम कितना होगा भाई, सम कर दो भाई 45 45 दूनी 90 85, 85 के अंदर ये जोड़ेंगे तो 93 ये बांटने थे 100, ये कितना हुआ 45 दूनी 90, बचा कितना 93, 93 और 45, 93 45 करो आप 8 और ये 13 138, इस प्रकार कर दीजिएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो भाई क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आपको कहा गया है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू दी गई है √5 साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, फाइंड करना है आपको कोट थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। देखो ये क्या है, ये √5 कोस थीटा इसने लिखा है, 90 माइनस थीटा कोस थीटा, साइन अगर चेंज 90 के ऊपर चेंज होता है तो ये कोस थीटा। इसकी वैल्यू दी हुई है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये कोस थीटा इधर भेज दो तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस थीटा तो कॉमन, ये √5 और ये इधर जाके माइनस का 1 बनाएगा, तो कोट थीटा की वैल्यू यहाँ पर आ गई √5 माइनस 1। लेकिन ये तो ऑप्शन ये आई टेन थीटा की वैल्यू, तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1/√5 माइनस 1। तो फिर आप ऐसा तो ऑप्शन में कुछ है नहीं, तो √5 प्लस 1, √5 प्लस 1 से रैशनलाइजेशन कर दीजिए, तो √5 प्लस 1 और ये 5 माइनस 1 4, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है, आपको कहा है कि एक जिले के अंदर 10,24,000 जो है निवासी हैं, यदि जनसंख्या में 2.5% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होती है तो 3 वर्ष के अंत में यानी 3 वर्ष के बाद क्या जनसंख्या होगी। देखिए क्या करेंगे, देखो इसने कहा कि 10-24 हज़ार की एक जनसंख्या है जिसके अंदर 2.5% की है जो वार्षिक वृद्धि होती है। 2.5% का मतलब क्या हुआ 1/40%, ये ओरिजिनल और ये चेंज, यानी कि हर और वृद्धि की बात करता है तो 40 से 41 हो गई होगी, तो 41/40 कितने साल 3 साल, 41 फिर 40। अगर रेट चेंज करता है यहाँ पर तब भी आप उसका फ्रैक्शन बनाते जो भी चेंज करता है, अब मान लो इसमें पहले साल घटा दी, फिर घटाता तो मैं क्या करता है यहाँ 40 से 39 होगी। अगर मान लो फिर यहाँ पर कुछ चेंज घटाता, फिर 40 से 39, या फिर मान लो कि ये कुछ और परसेंटेज वैल्यू करता है, वो परसेंटेज वैल्यू का चेंज के अकॉर्डिंग आप रेशो यहाँ लिख दो,
हर एक साल के अंदर, बस यहाँ सेम था तो यहाँ सेम। और ये 24,000 था, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 16 पर आप काट दोगे तो ये देगा 64, और फिर 4 पर काटेंगे तो ये 16। अब ऑप्शंस की तरफ चलें तो यूनिट डिजिट से ये दो ऑप्शन ख़त्म, 6, इन दोनों में से कुछ आंसर होगा। फिर डिजिटल सम यहाँ पर काम करेगा नहीं, क्योंकि ये डिजिट सारे सेम है, सिर्फ चेंज इन दोनों के बीच में है। तो अब या तो आप पूरी कैलकुलेशन करिए, मल्टीपल आप देखेंगे तो 41 का मल्टीपल आप देख सकते हैं 16, तो यहाँ पर लास्ट 4 डिजिट से कुछ बनने वाला, फिर वो बड़ा ही हो जाएगा, या आप 4 डिजिट से भी देख सकते हैं। तो ये आप कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आपको कहा गया कि ये टेबल है जिसके अंदर मार्क्स ऑब्टेन करे गए हैं 6 स्टूडेंट्स के द्वारा। 6 स्टूडेंट ये हैं, ABCD है, ठीक है। और ये P और Q जो है सब्जेक्ट दिए गए हैं विषय। तो आपको क्या बताना है, इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट P के मैक्सिमम नंबर हैं सब्जेक्ट के अंदर 900 नंबर का ये पेपर था मतलब, ठीक है। तो आपको बताना है कि ऑब्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स बाय ए ने कितने परसेंट दिए हैं। 900 का ये बताना है कि यार ये 150 कितना होगा। तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 15, 6, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज के अंदर, 16.66, और 5 से ऊपर मल्टीपल में कुछ है नहीं, तो आप ऑप्शन नंबर बी ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कहा गया है कि a + b की वैल्यू है 5 और ab की वैल्यू है 6। आपको क्या बताना है, 3a² + b² की वैल्यू आपको बतानी है। देखो ab की वैल्यू है 6, a + b की वैल्यू है 5। अब 6 के ऐसे मल्टीपल, ऐसे फैक्टर्स जो सम जो है 5 बनाएं और प्रोडक्ट दे दें आपको 6, तो 2 और 3, ये ab की वैल्यू आ गई। आप कोई भी वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर b की, अच्छा तो ये यार चाहिए, ठीक है, यहाँ रख दो भाई। 4 और ये 9, 13, 39 इसका आंसर रहेगा। ये आप कैसे सोच सकते हैं इसे, अगर ये ना सोच पाए आप तो क्या करेंगे। ये तो आपको पता ही है कि ये क्या बनेगा, a + b का होल स्क्वायर -2ab बनेगा, ठीक है। रख दो, ये कहाँ कहाँ से बनता है भाई, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर हुआ a² + b² + 2ab। अब मैं इसको यहीं रख दूँ, इसको यहाँ ले आऊँ, तो a + b का होल स्क्वायर -2ab बराबर क्या होगा, a² + b² के, वही वैल्यू बस यहाँ पुट कर दो आप। ये a + b की वैल्यू कितनी दी है इसमें, 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस ये 12, 13, 13 3 39, फिर आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एक मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। फिर क्या कहता है, उसका जो है साइड दिया गया है 24 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है, एरिया बताना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी √3/4 और जो साइड दी गई है उसका स्क्वायर आप कर दो, तो √3/4 और साइड दी गई है 24 सेंटीमीटर की, तो 24 × 24, 4 पे काटेंगे तो 6, फिर मल्टीप्लाई करेंगे या यूनिट पर चले तो 4, पीछे 4 आना चाहिए, 4 ये और √3 तो रहेगा ही, तो ऑप्शन नंबर ए। आप मल्टीप्लाई करें, यूनिट डिजिट लगाएं, डिजिटल सम लगाएं, कुछ भी करें, सेकंड, माइक्रो सेकंड, कुछ भी बचा पाएँ वो, ठीक है, बस ऐसा ही है। फिर देखिए भाई क्या है, 400 मीटर की एक दौड़ है, जो 400 मीटर की एक दौड़ में ए 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। देखो ए 400 मीटर की दौड़ है और ए की स्पीड दी गई है 16 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये दौड़ इसने पूरी करी होगी 16 पर, आप 4 पर काटेंगे 100 और नीचे 4, ये 25 जो है सेकंड के अंदर दौड़ को पूरा कर लेगा, ठीक है। इस लाइन का मतलब इतना समझ में आता है। फिर क्या कहता है कि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है। देखो मान लो कि ये ए है और ये बी हो, यहाँ पर ये 400 मीटर पूरा है और ये बी है, इन दो शुरुआत देने का मतलब है कि ये इससे पहले ही 15 मीटर आगे खड़ा है, इन दोनों के यहाँ पर है 15 मीटर का डिस्टेंस। फिर क्या कहता है, फिर भी वह उसे, कौन, बी, ए की ही बात चल रही है, ए उसे 10 सेकंड से हरा देता है, यानी कि जब रेस खत्म हुई होगी तो ए
यहाँ पहुँच चुका होगा और बी होगा यहाँ, जबकि ये होगा 10 सेकंड के गैप से यहाँ हरा देगा। अब देखो ए और बी के डिस्टेंस का अगर रेशो मिले, क्या इससे कुछ फ़ायदा? ए तो चला 400 मीटर, यहाँ से कर भी क्या सकते हैं, इन दोनों का इन दोनों का यूटिलाइजेशन करते हैं। ये डिस्टेंस की बात करता है, ये टाइम की, तो क्या करेंगे डिस्टेंस से। ए तो पूरे 400 मीटर दौड़ा, इसे 15 मीटर का छूट मिली थी या स्टार्ट मिला था, यही हो तो 385 ये दौड़ा। जो टाइम है ए का, ए ने कितना टाइम लिया था 25 सेकंड, ठीक है। फिर भी जो है ये, अब बी ने कितना टाइम लिया, क्योंकि ये 25 सेकंड कहाँ से आया, यहीं से आया। अब बी ने क्या कहा है, बी 10 सेकंड से फिर आ रहा है, यानी कि 25 प्लस ये डिस्टेंस कितनी देर में पूरा करता। अगर इसे 10 सेकंड और चला दें तो ये पूरा कर देता 385 मीटर। अब ये 385 मीटर भी कवर नहीं कर पाया होगा, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये 35 सेकंड में चलता इतना। अगर यहाँ से मेरे से पूछा गया था बी की स्पीड, अब डिस्टेंस है, टाइम है, तो 385 और ये 35, 7 पर काटें, 7 7 और 7 और ये 11 मीटर पर सेकंड से बी चल रहा था इस दौड़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है। आपसे कहा गया कि स्टडी ऑफ द ग्राफ एंड आंसर दैट द फॉलोइंग क्वेश्चन। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए का 2016 और 2019 के अंदर टुगेदर जो प्रोडक्शन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी इन ईयर सी 2017 और 18। मतलब क्या कह रहा है कि जो कंपनी ए है उसका प्रोडक्शन देख लो 2016 और 19 के अंदर। ए को दिखाया इसने नीले कलर से, तो ए के यहाँ का लगभग ये हुआ 60%, ये 60%, और 2019 के अंदर था इसका 40%। 40 और 60 ये 100% तो ये, और 2000 सी का 2017 के अंदर था ये 60 और 19 के अंदर भी कितना है 60%। सी का दोनों सालों के अंदर 60 नहीं है 120। यही बताने के लिए इसका कितने परसेंट रहा होगा। परसेंट के लिए आप 100 कर देंगे, 20 पर काटेंगे तो 5 और ये 6, 1/6 की वैल्यू 16 पॉइंट कुछ होती है, 16.66, और उसका गुना 5 यानी 16 5 80% के आसपास, यानी कि 83.33% इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है। आपसे कहा गया है कि एक लैपटॉप है जो 25% की छूट देने के बाद 65,000 इतने रुपए में बेच दिया। मतलब क्या है, छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस दिया गया है, तो आपको एमआरपी बताना है कितना मिले। देखो क्या है, अब इन्हें 25% की छूट दे दी, यानी कि 75% की वैल्यू इसने दी है 65,520। तो एमआरपी कितना रहा होगा 100%। तो क्या करेंगे भाई, इस 65,520 75 गुना आप 100 कर दो। इसे सोल्व करेंगे, 5 के ऊपर का काटेंगे आप तो 15, 1 3 और फिर 1 और फिर 0 4, फिर आप काटेंगे तो ये लगभग आपको 8 और 8 3 7 6 0 0 कुछ इतना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये इस पेपर का आपका सॉल्यूशन रहा। फिर मिलेंगे किसी नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी बताइए, और फिर मिलेंगे किसी नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।